हाँ दोस्तों, आज का फोरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं लोग सब कुशल मंगल। आज का फोरम हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर रखे हैं। इसमें हम लोग फुल कोर्स को बारी बारीकी से स्टडी करने वाले हैं। हम लोग कोर्स को कुछ इस तरीके का डिजाइन किए हुए हैं सो दैट सबसे पहले हम लोग बेसिक लेवल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टेबल लेवल पे जाएंगे, जो कि हम लोगों को एज ए कंसल्टेंट के टाइम में या टेक्नो फंक्शनल फंक्शनल कंसल्टेंट बनने के लिए हेल्प करता है। देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। सो ये सारा एक्टिविटीज हम लोग क्या करेंगे, इसी फोरम में करने वाले हैं। तो दोस्तों, लेट ना करते हुए हम आपको सबसे पहले बेसिक आइडिया मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर देना चाहता हूं कि मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल में कितने सारी प्रोसेसेस होती है, किस प्रोसेसेस किस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को फॉलो करती है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, एसएपी के ऊपर जंप करेंगे। सो एक शॉर्ट में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, हम लोग थियोरी बेस्ड प्रैक्टिकल आज करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्विच करते हैं। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये समझना बहुत जरूरी है कि मटेरियल मैनेजमेंट होती क्या है एंड एसएपी एमएम कैसे किस तरीके का इंडस्ट्रीज में यूज होती है। सो मटेरियल मैनेजमेंट जो होती है ना, ये एसएपी की एक मॉड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मॉड्यूल। अब ये फंक्शनल मॉड्यूल क्यों जरूरत है, सीधी सीधी कॉन्सेप्ट है। किसी भी इंडस्ट्री में आज के डेट में आप जाएंगे या 90% ऑफ इंडस्ट्रीज में आप आज के डेट में जाएंगे तो आपको मिलेगी प्रोक्यूरमेंट की एक डिपार्टमेंट। आप देख सकते हैं प्रेजेंटेड स्क्रीन में प्रोक्यूरमेंट की एक डिपार्टमेंट हाईलाइट की रखी हुई है। ये प्रोक्यूरमेंट की जो डिपार्टमेंट है एंड इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज जो है उसको कैप्चर करने के लिए एसएपी ईआरपी में एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। ये हो गई मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर जो मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल है ये किस किस इंडस्ट्रीज में यूज होती है। आपको समझ में आ गई होगी कि हर तरीके का इंडस्ट्रीज में यूज होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैंने यहां पर सिंपली मैन लिख दिया है। देन आप जाते हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री, देन एईआरओ मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आप जाते हैं रिटेल, आरईटीईआईएल रिटेल इंडस्ट्री। देन आप जाते हैं एजुकेशनल इंडस्ट्री, देन आप जाते हैं आईटी इंडस्ट्रीज। हर किसी इंडस्ट्रीज में इस पर्टिकुलर मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल यूज होती है। जानते हैं आईटी इंडस्ट्रीज में जितनी सारी एमएनसी कंपनीज होती है उसके लिए यूज होती है। देन एजुकेशनल सेक्टर में आप देख सकते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वो लोग एसएपी यूज करते हैं। रिटेल इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे बड़े बड़े मॉल जो होते हैं वो लोग एसएपी यूज करते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे फाइटर प्लेन, देन ईजी और प्लेन, देन आप ये बोल सकते हैं कि जो पैसेंजर प्लेन, ये सारी चीज एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में जाती है। एंड डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत तरीके का होती है। प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होती है, रिपीटेटिव इंडस्ट्रीज होती है। ये सारे इंडस्ट्रीज में आज के डेट में यूज होती है। बेशक बैंकिंग सेक्टर में भी यूज होती है। सो आपको इतने सारे इंडस्ट्रीज में मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल की जरूरत होती है। सो आपके दिमाग में दिल में एक कॉमन क्वेश्चन आती है, क्या मेरे को मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल करनी चाहिए? तो यहां पर आंसर आती है यस। शैल आई गो फॉर मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल? सो देन आंसर इज स्ट्रेट कट यस। आप मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू द पार्ट, ये मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल जो होती है क्या करती है? मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल जो होती है प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट उसकी सारा एक्टिविटीज को सरफाइज करती है, उसकी सारा एक्टिविटीज को कैप्चर करती है। कैसे कैप्चर करती है और क्या क्या प्रोसेसेस होती है, थोड़ी बहुत हम आपको बिजनेस टर्मिनोलॉजी बताने जा रहे हैं, बिजनेस बताने जा रहे हैं एंड बिजनेस के हिसाब से एसएपी में कैसे डेटा कैप्चर होती है, या एक कंसल्टेंट, एक एंड यूजर एंड एक बिजनेस प्रोसेस ओनर, ये तीनों कैसे काम करते हैं या अपना कैरियर को कैसे लिवरेज कर सकते हैं एसएपी में, वो चीज भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो बेसिकली ये जो प्रोक्यूरमेंट होती है ना, ये दो तरीके का प्रोक्यूरमेंट होती है। एक होती है बैच मैनेज्ड प्रोक्यूरमेंट। उससे पहले हम और एक चीज बता देना चाहते हैं, ये प्रोक्यूरमेंट आर प्रेसाइजली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक होती है डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट, आप इसको डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट बोल सकते हैं, डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट बोल सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट बता रहे हैं। देन अनदर वन इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट। इनडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट,
ये जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट एंड इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगेन ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी मोर लेग्स। क्या-क्या लेग में डिवाइडेड है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट को एक कलर का हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का एक दूसरे कलर का हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सो दैट कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट जो है मतलब डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होती है, थोड़ा सा इसके ऊपर क्या करिएगा अपने से भी पढ़ लीजिएगा। ओके, सो बेसिक पार्ट होती है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक शॉट में आप मटेरियल खरीदते हैं, दूसरे हैंड में पैसा दे देते हैं, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। ओके, नाउ हमेशा डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में एक मुनाफा होती है कि जब कभी भी आप मटेरियल प्रोक्योरमेंट करते हैं उसकी इन्वेंट्री अपडेट होती है, जो कि इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में इन्वेंट्री अपडेट होती ही नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस होती है कि डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट एंड इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। कैसे इन्वेंट्री अपडेट होती है, इन्वेंट्री अपडेट होने के लिए एसएपी में क्या-क्या एक्टिविटीज होती है एंड इन्वेंट्री अपडेशन को हम लोग कैसे चेक करेंगे, टेबल लेवल पे, रिपोर्ट लेवल पे एंड हम लोगों को एक ट्रांजैक्शन लेवल पे, ये तीनों चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सिमिलरली इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में जितनी जो इन्वेंट्री अपडेट नहीं होती है इसका भी रिफ्लेक्शंस मैं आपको सिमिलर मैनर में दिखाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा और मतलब करीब से जान लेते हैं। ये डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट और क्या कितने लेग में डिवाइड होती है। सो ये जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होती है फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या होती है, बैच वाइज प्रोक्योरमेंट एंड नॉन बैच मैनेज्ड प्रोक्योरमेंट है। एक्चुअली डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट एंड इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में आप क्या करते हैं, मटेरियल या सर्विसेज लेते हैं। प्री में एक वर्ड सर्विसेज लगाया, सो डोंट बी कंफ्यूज, मैं आगे जाके बताऊंगा कहां-कहां मटेरियल यूज होती है, कहां-कहां सर्विसेज यूज होती है। सो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट प्रिसाइजली आपके मटेरियल के ऊपर सारा काम चलती है। सो ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल में आप क्या कर सकते हो, मतलब विदाउट बैच मैनेज प्रोक्योर करोगे या विथ बैच मैनेज प्रोक्योर करोगे। सो सिंपल से कॉन्सेप्ट में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बैच मैनेज्ड एनएजीईडी प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट को हम लोग लिख दे रहे हैं पीआरओसी। सिमिलरली नॉन बैच मैनेज्ड प्रोक्योरमेंट, मैं इसको दूसरा कलर कर दे रहा हूं सो दैट कि ये इजीली आइडेंटिफाइड हो जाए। नॉन बैच मैनेज्ड प्रोक्योरमेंट, नॉन बीएटीसीएच बैच एमएनजीडी मैनेज्ड प्रोक्योरमेंट। ये हो गई दो सेगमेंट, एक होती है बैच मैनेज्ड प्रोक्योरमेंट एंड दूसरी हो गई नॉन बैच मैनेज्ड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट अगेन डिवाइडेड इन पार्ट, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। एक होती है बैच मैनेज्ड प्रोक्योरमेंट एंड दूसरी होती है नॉन बैच मैनेज्ड प्रोक्योरमेंट। सिमिलरली इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट जो होती है ये कितने तरीके का होती है। इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट आर डिवाइडेड इनटू थ्री मोर पार्ट्स। वन इज कॉल्ड द कॉस्ट सेंटर बेस्ड प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट सेंटर बेस्ड प्रोक्योरमेंट, बेस्ड पीआरओसी। देन दूसरी आती है इंटरनल ऑर्डर बेस्ड प्रोक्योरमेंट, INTERNAL, इंटरनल ऑर्डर बेस्ड प्रोक्योरमेंट, पीआरओसी। थर्ड वन जो लास्ट वन होती है वो है सर्विस प्रोक्योरमेंट, ACRVIC, सर्विस प्रोक्योरमेंट। इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हो गई हम लोगों की तीन तरीके डिवाइड, एक होती है आपकी कॉस्ट सेंटर बेस्ड प्रोक्योरमेंट, दूसरी होती है आपकी इंटरनल ऑर्डर बेस्ड प्रोक्योरमेंट एंड तीसरी होती है आपकी सर्विस बेस्ड प्रोक्योरमेंट। ये तीनों को भी हम हाईलाइट कर दे रहे हैं सो दैट आपको फर्दर और कुछ मैं एलाबरेट करने जा रहा हूं, इसलिए मैं जानबूझ के ये तीनों को हाईलाइट कर दिया। अब देखिए, जब भी हम लोग ये तीन चीज को हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर, ये पर्टिकुलर किस स्ट्रक्चर में चलती है। सो ये कुछ इस तरीके का चलती है, आप देख सकते हैं मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल जो चलती है प्रोक्योरमेंट को लेकर चलती है एंड प्रोक्योरमेंट आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। One is called the direct procurement and another one is called the indirect procurement. अब ये direct procurement again further divided into how many parts? Direct procurement is further divided into two parts. One is called the batch-wise procurement, another one is called the non-batch managed procurement. Similarly, indirect procurement are how many parts? It's called the three different parts. One is called the cost center based procurement, second one is called the internal order based procurement, and तीसरी वाली जो होती है सर्विस बेस्ड प्रोक्योरमेंट है। हम लोग तो एक चीज जानते हैं कि एसएपी ईआरपी में या किसी भी लॉजिकल सिस्टम में ये ट्रांजैक्शनल बिहेवियर चलाने के लिए हम लोगों की मास्टर डेटा की जरूरत है, क्योंकि ये तो प्रोसेसेस है, ये प्रोसेसेस को चलाने के लिए हम लोगों को मास्टर डेटा की जरूरत होगी। तो फिर यहाँ पर क्या क्या मास्टर डेटा की जरूरत होगी, चलिए उसको पहले लिख देते हैं। मास्टर MASTER मास्टर डेटा। ओके, सो क्या क्या मास्टर डेटा की हम लोगों की जरूरत है उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं।
मास्टर डेटा हर प्रोसेस के लिए अलग अलग होती है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ क्यूमुलेटिवली करके आप लोगों को दिखा देता हूँ सो दैट आप लोग ये कंफ्यूज ना। सो मास्टर डेटा फॉर डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट, पहले पहले जाते हैं मास्टर डेटा फॉर द डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट इरेस्पेक्टिव टू द बैच वाइज प्रोक्यूरमेंट एंड नॉन बैच मैनेज्ड प्रोक्यूरमेंट। आपको बेसिक क्या क्या मास्टर डेटा चाहिए? सबसे पहले चाहिए मटेरियल मास्टर। तो चलिए मटेरियल मास्टर लिख देते हैं, METERIAL, मटेरियल मास्टर, MASTER। एंड देन हम लोगों को चाहिए वेंडर मास्टर, दूसरी होती है वेंडर मास्टर, VEND, वेंडर, MASTER मास्टर। तीसरी होती है असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या चाहिए? असाइनमेंट इज नॉट ए मास्टर डेटा, मतलब वेंडर मास्टर एंड मटेरियल मास्टर की असाइनमेंट किसी दूसरे के साथ होती है, मतलब क्लाइंट के साथ होती है, उसको बोलते हैं सोर्स लिस्ट, SOURCE, सोर्स लिस्ट। एंड तीसरी असाइनमेंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो होती है परचेज इन्फो रिकॉर्ड, PUR मैंने डाल दिया, इन्फो INFO डाल दिया एंड रिकॉर्ड कर दिया REC। सो यहाँ पर हम लोगों की क्या हो गई कि इतनी सारी मास्टर डेटा की जरूरत पड़ गई। तो फिर आप बोल सकते हैं मेरे को कि आप जब भी सिर्फ डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट के लिए इतनी मास्टर डेटा डाल रहे हैं, तो क्या इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट के लिए इतना मास्टर डेटा की जरूरत है? दिल थाम के बैठिए, मैं आपको बता रहा हूं। इंडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट में कुछ कुछ प्रोसेसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर बेस्ड प्रोक्यूरमेंट एंड इंटरनल ऑर्डर बेस्ड प्रोक्यूरमेंट। इसके लिए एक तरीके का मास्टर डेटा जरूरत है एंड सर्विस मास्टर के लिए एक तरीके का मास्टर डेटा का जरूरत है। सबसे पहले सर्विस मास्टर, सर्विस प्रोसेस चलाने के लिए किस तरीके का मास्टर डेटा का जरूरत है वो पहले लिख देते हैं। तो सर्विस प्रोसेस चलाने के लिए हम लोगों को जो मास्टर डेटा का जरूरत है वो सबसे पहला है वेंडर मास्टर, VENDOR, वेंडर, MASTER। 8, उसके बाद हम लोगों की आती है सर्विस मास्टर, SERVIS, सर्विस मास्टर। ये जो दो तरीके का मास्टर डेटा आप यहां पर देख रहे हैं, ये सिर्फ आपकी सर्विस प्रोक्यूरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि इनडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट की एक प्रोसेस है। अब समझने का कोशिश करते हैं, सर्विस प्रोक्यूरमेंट के लिए हम लोग की क्या मास्टर डेटा की जरूरत है? वेंडर मास्टर एंड सर्विस मास्टर। यहां पर डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट के लिए क्या चीज की जरूरत है? डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। हम लोगों की क्या जरूरत है? मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, सोर्स लिस्ट एंड परचेज इन्फो रिकॉर्ड। सिमिलरली नॉन बैच मैनेज्ड मटेरियल प्रोक्यूरमेंट जब करने जाएंगे उसके लिए क्या जरूरत है? सेम मास्टर डेटा की जरूरत है। फिर यहाँ पर आती है कॉस्ट सेंटर बेस्ड प्रोक्यूरमेंट एंड इंटरनल ऑर्डर बेस्ड प्रोक्यूरमेंट के लिए किस तरीके का मास्टर डेटा का जरूरत है? इंटरनल ऑर्डर बेस्ड प्रोक्यूरमेंट के लिए जो मास्टर डेटा का जरूरत है, कॉस्ट सेंटर बेस्ड प्रोक्यूरमेंट के लिए भी सेम मास्टर डेटा का जरूरत है एंड सेम मास्टर डेटा आपके डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट के लिए भी जरूरत है। अभी आपको समझ में आ गई। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ी सी जूम आउट कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को होलिस्टिक व्यू समझ में आ जानी चाहिए। एंड यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में चैट डाल सकते हैं एंड मैं उसको और बारीकी से समझाने की कोशिश करूँ। सो यहाँ पर एक एलाबरेट आपको कर दे रहा हूँ, फर्दर एलाबरेट, जो कि उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम के ऊपर जाएंगे। सो हम लोगों की जो मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल है, बेसिकली अभी चलेगी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी के ऊपर एंड इस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी डिवाइडेड होती है डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट एंड इनडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट, दो मेजर प्रोसेसेस के ऊपर। एंड ये जो डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट एंड इनडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट दो मेजर प्रोसेसेस के ऊपर जाती है, ये डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट फिर बैच वाइज प्रोक्यूरमेंट, बैच मैनेज्ड प्रोक्यूरमेंट के ऊपर जाती है एंड नॉन बैच मैनेज्ड प्रोक्यूरमेंट के ऊपर जाती है। सिमिलरली कॉस्ट सेंटर बेस्ड प्रोक्यूरमेंट इंडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट में जाती है, इंटरनल ऑर्डर बेस्ड प्रोक्यूरमेंट और एक में जाती है एंड सर्विस प्रोक्यूरमेंट आपकी इंडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट में जाती है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या करते हैं, एसएपी में सबसे पहले मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं। इस मास्टर डेटा क्रिएट हम आपको ये चीज कमिटमेंट किए हैं कि जब भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो हम तीन चीज के ऊपर फोकस करेंगे। पहला चीज हो गई कि हम लोग क्या बिजनेस प्रोसेस टेकल करते हैं, BUSINESS, बिजनेस प्रोसेस। सेकेंड एक्टिविटी हम लोगों की होती है एसएपी में जो ट्रांजैक्शंस हम लोग करेंगे, एसएपी ट्रांजैक्शंस, TRNSSETIONS। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि रिपोर्टिंग में हम लोग जाएंगे, REPORTING, रिपोर्टिंग में जाएंगे एंड टेबल स्ट्रक्चर में जाएंगे सो दैट कि हम लोग कल के डेट में एफएस बना सकते हैं, देन जरूरत पड़ने पर टीएस बना सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन टेक्निकल के लिए जरूरत होती है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन फंक्शनल के लिए जरूरत होती है एंड यहाँ पर एक टेक्नो फंक्शनल बनने के लिए भी जो जरूरत होती है वो भी बताएंगे। एंड फाइनली जो मेजर पार्ट होती है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आती है, इंटरव्यू क्वेश्चंस, QUESTIONS, मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स भी आप लोगों को बताने वाला हूं।
सो हम लोग जो आज का टॉपिक यहाँ पर कवर कर रहे हैं कुछ इस तरीके का कवर करने वाले हैं एंड इस तरीके का चीजें को हम लोग बारी बारीके से देखेंगे। सो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, लिंगरिंग हो सकती है, पेशेंस लेके बैठिए, शुरू से लेके एंड तक देखिए, तभी जाके आपको सारा चीज समझ में आएगी। चलिए दोस्तों एसएपी के ऊपर जंप करते हैं। एसएपी में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रही है। इस इंटरफेस में भी आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। देयर आर वेरियस शॉर्टकट कीज थ्रू व्हिच इट the SAP interface will be more dashy, more easy and more flexible to use. उस शॉर्टकट की को भी हम लोगों का YouTube चैनल से रेफर कर सकते हैं क्योंकि सारे शॉर्टकट की जो S4 HANA में आज के डेट में यूज हो रही है या ECC वर्जन में यूज हो रही है, लोअर वर्जन ECC होती है, तो दोनों का शॉर्टकट की हम लोग बारी बारी के से अलग अलग वीडियो में दिए हुए हैं, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले चलते हैं मटेरियल मास्टर बनाने के लिए। सो मटेरियल मास्टर बनाने के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड हम लोग यूज करेंगे वो है MM01। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने MM01 डाल रखी है। ओके, सो जब हम MM01 डालते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस खुल जाती है। आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस खुल जाती है। यहाँ एक चीज मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो ट्रांजैक्शन कोड हम डाले हैं वो है कैप्स में। मैं चाहता हूं तो स्मॉल में ट्रांजैक्शन कोड डालने के लिए देखिए आपको स्मॉल में भी ट्रांजैक्शन कोड डाल के दिखा रहा हूं, बट सेम इंटरफेस खुल रही है। इसका मतलब यही समझिए एसएपी में ट्रांजैक्शन कोड इज नॉट ए केस सेंसिटिव, बिल्कुल भी केस सेंसिटिव नहीं है। आप उसको कैप्स में डालिए या स्मॉल में डालिए, दोनों की इंटरफेस सेम काम करती है। यहां पर आते हैं मटेरियल। सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि ये मटेरियल क्यों क्रिएट करेंगे, ऐसा मटेरियल का क्या रोल है और मटेरियल क्या है। सो मटेरियल इज ए सच काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज रनिंग ओवर ऑल द प्लांट एंड डिपार्टमेंट्स। तो मटेरियल मास्टर जो होती है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूज होती है, क्योंकि आज के डेट में मटेरियल मास्टर मतलब मटेरियल के बिना शॉप फ्लोर या प्लांट एंड प्रीमाइसेस में जब आप जाएंगे समझ में आएगी कि मटेरियल के बिना आपकी ना प्रोडक्शन होती है, ना परचेज होती है, ना मैन्युफैक्चर होती है, ना रेवेन्यू जनरेट होती है, कुछ भी चीज नहीं होती है। तो ये सारा चीज होने के लिए आपको मटेरियल मास्टर की जरूरत है। यहाँ पर जब भी हम लोग मटेरियल मास्टर क्रिएट करेंगे एसएपी में ट्रांजैक्शन कोड मैंने बना रखी है एंड ये पहला इंटरफेस है। इसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको बताने वाला हूं बहुत आगे जाके। सबसे पहला पार्ट आती है जो बेसिक क्लियरेंस आती है वो होती है नंबर रेंज। ये नंबर रेंज मतलब मटेरियल, ये आप देख रहे हैं मटेरियल एंड इसके बगल में एक फील्ड देख रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर क्रसर जहां पर है इसको फील्ड बोलते हैं। मटेरियल मास्टर की जो फील्ड होती है ना ये एक्सेप्ट करती है इंटरनल नंबर रेंज एंड एक्सटर्नल नंबर रेंज। क्या होती है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, EXTERNAL। सो इंटरनल नंबर रेंज भी एक्सेप्ट करती है, एक्सटर्नल नंबर रेंज भी एक्सेप्ट करती है। अब ये इंटरनल क्या होती है पहले समझ लेते हैं। इंटरनल नंबर रेंज का मतलब यही होती है द नंबर रेंज प्रोपोज्ड बाय द सिस्टम टुवर्ड्स द यूजर इज कॉल्ड द इंटरनल नंबर रेंज। मतलब एसएपी यूजर जो नंबर रेंज एसएपी सिस्टम जो नंबर रेंज यूजर को प्रपोज करेगी उसको बोलते हैं इंटरनल नंबर रेंज। व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल नंबर रेंज? जो नंबर रेंज यूजर यूजर मतलब अभी हम एसएपी ऑपरेट कर रहे हैं, आई एम ए यूजर, सो हमने जो नंबर रेंज एसएपी सिस्टम को प्रपोज करेंगे उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नंबर रेंज। एक तरीके से आप समझ के चलिए आईसी I01, ओके 101 मैंने डाल दिया, IC 101 101 मैंने डाल दिया, ये हो गई एक्सटर्नल नंबर रेंज। इससे पहले आप इसको हटा देते हैं एंड एसएपी कुछ नंबर रेंज प्रपोज करती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल नंबर रेंज। ये इंटरनल नंबर रेंज कब प्रपोज करेगी उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रपोज करने का कैसे तरीका होती है भी मैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, वो जो इंटरनल नंबर रेंज है कैसे मैपिंग होती है वो भी मैं आप। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इंडस्ट्री सेक्टर। ये इंडस्ट्री सेक्टर में आप देख सकते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो रही है, इंडस्ट्री रखी हुई है। आप अपना इंडस्ट्री भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी हाल ही में हम यूज करने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी सपोर्ट करती है। आगे जाके मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि मैं आपको सारा चीज प्रोसेस के हिसाब से ही समझाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस के हिसाब से इसलिए समझाऊंगा कल के डेट में अभी एसएपी जब इंप्लीमेंट करने जाएंगे या एसएपी का प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे तो प्रोसेस वाइज काम करेंगे। आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो उस कंपनी कुछ प्रोसेस के हिसाब से चलती है, तो प्रोसेस वाइज समझना बहुत जरूरी है रादर देन टू डू द यूजर एंट्री जॉब।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मटेरियल टाइप बेसिकली एसएपी में हम लोग बोलते हैं 3 तरीके का होती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स। बट इसका मतलब नहीं कि उसे 3 तरीके की ही होती है। इसमें बहुत तरीके का आपको देखिए कंज्यूमेबल्स मिलेगी, बाय प्रोडक्ट मिलेगी, स्पेयर पार्ट्स मटेरियल मिलेगी, ऑपरेटिंग सप्लाई मटेरियल मिलेगी। इस तरीके का मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रॉल डाउन करके, इतने तरीके का मटेरियल टाइप है। आप चाहे तो और भी मटेरियल टाइप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपका इंडस्ट्री को लेके। बट स्टैंडर्ड एसएपी ने आपको दे रखी है रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड as well as consumables, by product, co-product, valuated material, non valuated material, इतना सारा दे रखी है। अभी हम लोग जो क्रिएट करने जा रहे हैं मटेरियल, वो है रॉ मटेरियल के ऊपर। सो रॉ मटेरियल की एक टेक्निकल नेम होती है, वो टेक्निकल नेम मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। उस टेक्निकल नेम को आप कैसे देख सकते हो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एसएपी नहीं समझती है कि रॉ मटेरियल, एसएपी समझती है हमेशा टेक्निकल नेम ऑफ द रॉ मटेरियल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतनी सारी डेटा डाल देने के बाद आप स्विच करेंगे व्यूज के ऊपर। आप देख सकते हैं मेरा क्रॉसर जो है व्यूज के ऊपर जा चुकी है। ये व्यूज में मैं आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। सो व्यूज होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था मटेरियल मास्टर जो होती है हर डिपार्टमेंट में स्विच करती है। हर डिपार्टमेंट इन द सेंस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हो गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गई, सेल्स डिपार्टमेंट हो गई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गई, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गई, प्रोजेक्ट सिस्टम हो गई, वेयरहाउस मैनेजमेंट हो गई, क्वालिटी मैनेजमेंट हो गई। बहुत सारा डिपार्टमेंट को फ्लो करती है। अब ये तो हो गई सब फ्लोर में, क्योंकि एक आदमी उसको पकड़ के दूसरी जगह पर ले जाएगा या एक क्रेन फॉल इसको पकड़ के दूसरी जगह पर ले जाएगा। एसएपी ईआरपी सिस्टम में उसी पर्टिकुलर मटेरियल कैसे समझ में आएगा कि मेरे को भी दूसरे डिपार्टमेंट जानी है। इसके लिए व्यूज की कॉन्सेप्ट नहीं रखी हुई है। तो आप व्यूज के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जहां व्यूज के ऊपर क्लिक कर लिए आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिख रही है। मैं कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ डीसिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी हम लोग लेटेस्ट जनरेशन में है, तो इसीलिए यहाँ पर चेक बॉक्स की ऑप्शन दी हुई है। आप लोअर वर्जन में जाएंगे, चेक के जगह पर आपको क्या दिखेगी, कुछ अलग बटन टाइप का दिखेगी, तो आप उसको ही क्लिक करिएगा। जैसे मैं लेफ्ट साइड में क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही क्लिक करिएगा। जब भी मैं क्लिक कर रहा था तो आप यहाँ पर देख सकते थे या देख भी रहे हैं इसमें कि कुछ कुछ जो कलर ग्रेडिंग जो होती है चेंज हो रही है। मैं जब भी इसको क्या कर रहा हूँ, डीसिलेक्ट कर दे रहा हूँ, तो जो ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर हट जा रही है एंड ग्रे कलर आ जा रही है। जब मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ ये ब्लू कलर आ जा रही है। जब मैं डीसिलेक्ट कर दे रहा हूँ ब्लू कलर हट के ग्रे कलर आ जा रही है। तो इसमें होती क्या है, इसका मतलब एसएपी क्लियर कट इंडिकेशंस देती है कि आप सिलेक्ट कर दिया मतलब ये चूज हो गई। एक तो लेफ्ट साइड में टिक मार्क दिख रही है एंड राइट साइड में ये कलर ग्रेडिंग चेंज हो जाएगी, चेंज हो रही है। तो ये एसएपी की इंटरफेस है। दूसरी चीज जहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ग्रे कलर में भी आप देखिए दिस टू फील्ड बेसिक डेटा 1 एंड बेसिक डेटा 2 ये ब्लू कलर की दिख रही है, बाकी कोई चीज ब्लू कलर की नहीं दिख रही है। बाकी सारे भी फील्ड भी एक डार्क ग्रे कलर की दिख रही है। ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन? यहाँ पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन आती है, उसको मैं भी आगे जाके बताने। ये जो बेसिक डेटा 1 एंड बेसिक डेटा 2 ना, ये क्या करती है, बेसिक इंफॉर्मेशन कैप्चर करती है एसएपी मटेरियल मास्टर की। इसीलिए आप इस पर्टिकुलर जब भी मटेरियल मास्टर आप क्रिएट करते हैं, ये मैंडेटरी है कि बेसिक डेटा 1 एंड बेसिक डेटा 2 आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए इसकी एक अलग कलर दे दी गई है कि आप उसको भूलो ही मत, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है। जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ये मैक्सिमम इंटरव्यूअर्स आपको उस पर्टिकुलर इंटरव्यू पैनल में पूछते रहते हैं कि मटेरियल मास्टर में ऐसी कौन सी व्यूज है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट है एंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दो चीज मैंने आपको बोला कि मटेरियल मास्टर में ऐसी कौन सी व्यू है जो कि ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट है एंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बारे में समझ लेते हैं। वी आर इंडिपेंडेंट इन 1947, मतलब 1947 में हम लोगों को आजादी मिल गई, मतलब हम लोग जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जिधर चाहे वहां घूम सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं। सो हम लोग का मर्जी का मालिक है। उसी तरीके से बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2 एंड क्लासिफिकेशन ये मर्जी की मालिक है, किसी भी ऑर्ग स्ट्रक्चर में घुस सकते हैं। ऑर्ग स्ट्रक्चर इन द सेंस प्लांट। आप समझ के चलिए एक क्लाइंट के अंदर आपके पास मल्टीपल प्लांट्स है। सो मेटाफर कंसल्टिंग की जो कंपनी है, इसकी जो
क्लाइंट है, लेट सपोज आप मान के चलिए 800 क्लाइंट या 900 हम लोगों की क्लाइंट है, प्रोडक्शन क्लाइंट है। 900 प्रोडक्शन क्लाइंट में हम लोगों की क्या है, तीन तरीके का प्लांट है, प्लांट वन, प्लांट टू, प्लांट थ्री। आप बेसिक डेटा वन, बेसिक डेटा टू क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो तीनों पर्टिकुलर प्लांट में ये जो मटेरियल क्रिएट होगी ये दिखेगी, क्योंकि ये 16 स्विंग करती है। अब आते हैं क्लाइंट डिपेंडेंट के ऊपर। क्लाइंट डिपेंडेंट इन द सेंस क्या है, आप डिपेंडेंट हो। लेट्स सपोज यू आर डिपेंडेंट विथ योर फैमिली, अनलेस एंड अंटिल योर फैमिली इज नॉट गोइंग टू टेक ए डिसीजन यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर। तो इस तरीके का आप डिपेंडेंट हो। मैं कुछ एग्जांपल भी दे रहा हूं रियल लाइफ की, एंड सिमिलरली मैं उसको एसएपी में बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। सो डिपेंडेंट का वैल्यू यही होती है। अब डिपेंडेंट में क्या है, आप चूज करेंगे परचेजिंग, देन इट्स कॉल्ड योर एमआरपी वन, परचेजिंग टेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट। इसका मतलब होती है बेसिक डेटा वन, बेसिक डेटा टू क्लासिफिकेशन के अलावा आप कोई भी व्यू चूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट डिपेंडेंट, मतलब और डिपेंडेंट। क्लाइंट भी एक और की पार्ट होती है, तो इसलिए मैंने बोला क्लाइंट डिपेंडेंट। अब चलिए यहां पर समझ लेते हैं और एक चीज, एक रॉ मटेरियल जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो कितने व्यूज हम लोगों को सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे व्यूज है, कितनी व्यूज सिलेक्ट करनी होगी। जो जो व्यूज मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूं ना, सेम सेम व्यूज सिलेक्ट करते जाइए। बेसिक डेटा वन, बेसिक डेटा टू क्लासिफिकेशन मैंने यहां तक बताया। बेसिक डेटा वन एंड बेसिक डेटा टू ये बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन कैरी करती है। क्लासिफिकेशन जो है क्या करती है, क्लासिफिकेशन आपके मटेरियल को फर्दर क्लासी करती है, क्लासिफाइड करती है, मटेरियल क्लास के हिसाब से, बैच क्लास के हिसाब से, या वेराइएंट क्लास के हिसाब से। कहां मिलती है मैं आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को, दिल थाम के बैठिए। उसके बाद परचेजिंग, परचेजिंग डिपार्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि जब तक परचेज हम लोग नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों की इंडस्ट्री चलेगी नहीं। या हम लोग दूसरे वे से भी समझने का कोशिश करें तो आज के डेट में हम लोग डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट को सबसे पहले हिट कर रहे हैं। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं, डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट साइकिल का सबसे पहला इनिशिएशन से डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट। सो ये डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट हम लोग जब इनिशिएशंस कर रहे हैं एंड कंसीडर करके चल रहे हैं नॉन बैच मैनेज्ड मटेरियल को, पहले पहले हम लोग नॉन बैच मैनेज्ड मटेरियल को जाएंगे, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द प्रोसेस बैच मैनेज में जाएंगे, फिर इनडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट में जाएंगे। इनडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट के अंदर कॉस्ट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर एंड सर्विस प्रोक्यूरमेंट में जाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, व्यूज को सिलेक्ट करते हैं। सो परचेजिंग व्यू हम लोग ये समझ लिए कि परचेजिंग एक्टिविटी के लिए मतलब आपको परचेजिंग व्यू सिलेक्ट करना जरूरी है। मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल परचेजिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन को परचेजिंग व्यू के तहत कैप्चर करती है। फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट, आपको जीएसटी कैलकुलेशंस करनी है उस पर्टिकुलर मटेरियल में, या आप इंपोर्ट करते हैं मटेरियल को, उस केस में आपको क्या करनी है, फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट यूज करनी है। परचेज ऑर्डर टेक्स्ट, आप चाहते हैं कि आपकी जो मटेरियल है उसके ऊपर बहुत सारा एलिब्रेशंस लिखनी है, बहुत सारा इंफॉर्मेशंस डालनी है, तो डेफिनेटली आप क्या करिए, इस परचेज ऑर्डर टेक्स्ट को यूज करिए। नाउ एमआरपी वन, एमआरपी टू, ये एमआरपी वन एंड एमआरपी टू पीपी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए यूज होती है, क्योंकि एक बार रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं तो इस रॉ मटेरियल को आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को जाके प्रोडक्शन करके फिनिश गुड बनाने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली एमआरपी थ्री एंड एमआरपी फोर, ये कॉम्बिनेशन होती है पीपी एंड एसडी की, मतलब प्रोडक्शन करेंगे उसके बाद सेल्स करेंगे, ये सारा जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर कैप्चर करते हैं। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड इट एज द अकाउंटिंग वन एंड अकाउंटिंग टू। मटेरियल खरीदने के बाद पैसा तो देना पड़ेगा वेंडर को, सो ये जो अकाउंटेबिलिटी आती है, ये अकाउंटेबिलिटी कैप्चर होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू। एंड सिमिलरली कॉस्टिंग, कॉस्टिंग प्रॉफिट होगी या लॉस होगी उस पर्टिकुलर मटेरियल की, कॉस्टिंग एनालिसिस करनी है, कॉस्ट एनालिसिस करनी है, उसके लिए कॉस्टिंग वन एंड कॉस्टिंग टू यूज होती है, जो कि सीओ डिपार्टमेंट इसको टेक केयर करती है। आप बोलेंगे कि बहुत सारा और भी व्यूज है, आप उसको क्यों छोड़ दिए, उसको भी तो करना चाहिए था। ऐसा करना चाहिए था, जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट व्यू, जैसे कि वेयर हाउस मैनेजमेंट व्यू, जैसे कि प्लांट स्टोरेज व्यूज, जैसे कि वर्क शेड्यूलिंग व्यूज एंड फोरकास्टिंग। मैं आपको कुछ चीज बताता रहा हूँ, जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट व्यू, ये सब इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए यूज होती है। मतलब आप मटेरियल खरीद रहे हैं तो उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा मटेरियल जो ऑटोमेटिकली क्वालिटी डिपार्टमेंट चल जाए एंड चेक करे कि जो मैंने मंगाया था वही मिला है कि नहीं मिला है।
देन आप क्या करेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट व्यू को यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। एंड आपको नहीं चाहिए कि नहीं मेरा मटेरियल जो है मैंने खरीदने के बाद क्वालिटी मैनेजमेंट को जाने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ये व्यू को आप डिसिलेक्ट कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर डिसिलेक्ट कर रखी है। सो अभी हम लोग डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का बात कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट का बात नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए डिफरेंट मॉड्यूल राइट नाउ, उसके तरफ हम लोग ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिसिलेक्ट करके रखिए। उसी तरीके से वेयरहाउस मैनेजमेंट आपकी डब्ल्यूएम के लिए काम करती है एंड ईडब्ल्यूएम के लिए भी काम करती है। ईडब्ल्यूएम का मतलब होती है एक्सटेंडेड वेयरहाउस मैनेजमेंट। उसी तरीके से प्लांट स्टोरेज डेटा, मतलब आप मटेरियल में सेल्फ लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आप मान के चलिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होती है कि आप मान लीजिए कोई एक टैबलेट है, टैबलेट की एक्सपायरी डेट होती है, या कोई एक इंजेक्शन है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, या कोई एक मलहम है उसका एक्सपायरी डेट होती है। सो एक्सपायरी डेट के बाद क्या ये रीयूज हो सकती है या एक्सटेंडेड हो सकती है, उसके लिए सेल्फ लाइफ मेंटेन होती है। सो उस सेल्फ लाइफ या उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होने के बाद वो मटेरियल उस इन्वेंटरी से हट जानी चाहिए। तो उस तरीके का एक्टिवेशंस एंड डीएक्टिवेशंस के लिए आपको क्या करना है, प्लांट स्टोरेज डेटा एंड प्लांट स्टोरेज डेटा को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दे रखी है एसएपी ने, एंड आप उसका क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस प्रोसेसेस। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इस ऑर्गेनाइजेशन लेवल को जाने से पहले मैंने आप लोगों को उससे पहले एक छोटी सी बात बताई थी। क्या बात बताई थी कि जो बेसिक डेटा वन, बेसिक डेटा टू एंड क्लासिफिकेशन है, ये क्या है, ऑर्ग इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि सर आपने तो बोल दिए हैं, आपका बात हम समझ लिए, बेटा ऐसे भी क्या प्रूफ करके दिखाए, तब ना जाके हम लोग समझेंगे, मानेंगे। करेक्ट। सो सब चीज आप एसएपी में प्रूफ करके देखिए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो आपका बेसिक डेटा वन, बेसिक डेटा टू एंड क्लासिफिकेशन है, ये तीनों क्या है, ऑर्ग इंडिपेंडेंट है। करेक्ट है। और ये ऑर्ग इंडिपेंडेंट है, बाकी सब ऑर्ग डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू मांगेगी। चलिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चलते हैं। ये हम लोगों की मांगेगी, सबसे पहले ऑर्ग वैल्यू आप दीजिए। देखिए ऑर्ग लेवल का वैल्यू आप दीजिए। ऑर्ग लेवल का वैल्यू मतलब प्लांट, मेटाफर कंसल्टिंग की आप प्लांट डालेंगे, मेटाफर कंसल्टिंग की स्टोरेज लोकेशन डालेंगे। मैं आगे जाके बताऊंगा मेटाफर कंसल्टिंग की प्लांट क्या है, स्टोरेज लोकेशन क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, मगर पहले ये चीज जानना जरूरी है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर से दोबारा व्यूज में जाते हैं। मैं सिर्फ बेसिक डेटा वन, बेसिक डेटा टू एंड क्लासिफिकेशन में जाता हूँ एंड यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्लिक करता हूँ। सिस्टम मेरे को कुछ नहीं मांगेगी, आगे बढ़ गई। मतलब आप उस पर्टिकुलर ऑर्ग स्पेसिफिक नहीं हो, आप सोलो इंडिपेंडेंट हो। अभी आपको समझ में आई, क्लियर कट समझ में आई। कोई आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछती है तो आप यही आंसर दीजिए, यही पर्टिकुलर आंसर दीजिए इंटरव्यूअर को, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी बोल रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड मटेरियल क्रिएशन करने का कोशिश करते हैं। सो मटेरियल क्रिएशन करने के लिए अगेन MM01 मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन कोड डाली है। ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग भर दिए हैं। सारा व्यूज हम लोग फटाफट सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इस व्यूज किस किस के लिए यूज होती है मैंने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी है। एंड इस पर्टिकुलर व्यूज को सिलेक्ट करने के बाद अभी हम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। सबसे पहले आती है प्लांट। प्लांट क्या होती है? प्लांट होती है एक लीगल एंटिटी जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है या प्रोसेसेस होती है। So plant is a legal entity where the manufacturing processes are running through, or you can say that the processes are making into a natural or making into a safe। मतलब कुछ रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनती है, रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश्ड गुड्स बनती है, कुछ शेप लेती है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ए प्लांट। आप देखे होंगे आपके बगल में बहुत सारे प्लांट होंगे। आप एक इंडस्ट्रियल बेल्ट को रेफर करके जाते हो तो आपको बहुत सारे प्लांट मिलेंगे। जहाँ की जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे प्लांट मिलते हैं। अलग अलग जगह पर बहुत सारे प्लांट मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। सो मेटाफर कंसल्टिंग का जो प्लांट है वो है 9050। ये है एक ऑर्ग वैल्यू। इस ऑर्ग वैल्यू को भी बोला जाता है केडीएस, की डेटा स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, कोई कोई क्वेश्चंस आपको पूछ लेते हैं, कोई इंटरव्यूअर्स आपको पूछ लेते हैं, ओके व्हाट इज द की डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, दीज आर द की डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, आते हैं स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन क्या है? जब भी आप मटेरियल खरीदोगे तभी आप क्या करोगे, एक जगह पर रखोगे, राइट? दैट इज कॉल्ड स्टोरेज लोकेशन। एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। आप देख सकते हैं कि आप
एक चावल का बोरा खरीदे। जब चावल का बोरा खरीदे तो दुकानदार क्या किया, ले आया और आपका घर में एक कोने में डाल दिया। बोला कि देखो आप ये चावल का बोरा आपकी है। जो जिस जगह पर ठहरा दैट्स कॉल्ड इट एज अ स्टोरेज लोकेशन। सो स्टोरेज लोकेशन रॉ मटेरियल के लिए यूज हो सकती है, खरीदने के बाद आप यूज कर सकते हैं। फिनिश्ड गुड्स के लिए यूज हो सकती है, सेमी फिनिश्ड गुड्स के लिए यूज हो सकती है। स्टोरेज लोकेशन हर जगह पर यूज हो सकती है जहां-जहां इसकी जरूरत है। सो स्टोरेज लोकेशन का मतलब होती है it is a location where the material are going to be kept and stored. So it's called a storage location. मेटाफर कंसल्टिंग की जो स्टोरेज लोकेशन है वो 0004 है। अब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है, पेशेंसली एंड आप क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज है कि बफर्ड नंबर। ये बफर्ड नंबर क्या होती है, एक होती है इंटरनल नंबर, एक होती है एक्सटर्नल नंबर। अभी इसमें बफर्ड नंबर क्या होती है, इंटरव्यू क्वेश्चन आती है ज्यादातर टेक्निकल एंड बेसिस पर्सन को। ओके, सो ये बफर्ड नंबर क्या होती है, ये बफर्ड नंबर का मतलब होती है कि ये एक टेम्पोररी नंबर है, ये परमानेंट नंबर नहीं है। तो किसी तरीके से एक इंटरव्यूअर एक फ्रेशर को पूछ सकते हैं कि लेट सपोज मटेरियल डज नॉट सेल and you find a material number in the material field, can this material number avail into the system? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको कोई एक इंटरव्यूअर ने पूछ लिया इंटरव्यू पैनल में कि आपकी मटेरियल सेव नहीं हुई है, बट मटेरियल फील्ड में आपको एक मटेरियल नंबर दिख रही है, क्या ये मटेरियल नंबर एसएपी सिस्टम में अवेलेबल है या रजिस्टर्ड है एज ए मटेरियल नंबर के हिसाब से? आंसर इज, चलिए देख के बताते हैं, फिर आप ही खुद इसका आंसर बता दीजिएगा। सो मटेरियल डिस्प्ले करने की क्या ट्रांजैक्शन कोड है, MM03। यहां जब प्रेस करेंगे ना, सिस्टम बताएगी नो, ओके, मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर मिल गई आपको, बिकॉज इट इज नॉट येट एक्टिवेटेड। तो इसकी आंसर होती है नो, मटेरियल अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है, बिकॉज इट इज ए बफर्ड नंबर। आते हैं दूसरा चीज, नेक्स्ट फील्ड आती है डिस्क्रिप्शन फील्ड। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग भी पूछते हैं, फ्रेशर्स को एज वेल एज एक्सपीरियंस होल्डर को भी। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन फील्ड जो होती है ये एक ओपन टेक्स्ट फील्ड होती है। क्या फील्ड होती है, ओपन टेक्स्ट फील्ड। ओपन टेक्स्ट फील्ड का मतलब क्या होती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, राम श्याम हरि गोपाल वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप इंडस्ट्री में कुछ भी लिख देंगे, नहीं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस आप देंगे, जो राइट अप्रोच है लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड रेस्ट्रिक्टेड फील्ड में डिफरेंस क्या है, मैं आपको दिखा, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, मैंने आपको एक चीज बता रहा हूं इसी बीच में, ये जो मटेरियल हम लोग यूज करने जा रहे हैं एक प्रोसेस को लेके, एक बिजनेस प्रोसेस को लेके, आप अज्यूम करके चलिए जो ऑर्गेनाइजेशन अभी हम लोग रेफर करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग एसएपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं रिसेंटली, दैट इज ए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होती है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब यही होती है कि जो चीफ है, आईसी है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, देन जो मदरबोर्ड है, ये सब वो कंपनी बनाती है। सुने होंगे कोविड के टाइम में जो चीफ है, आईसी है, डायोड है, इसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई थी तो मोबाइल की प्राइस बढ़ गई, टीवी की प्राइस बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान की प्राइस बढ़ गई, क्राइसिस आने लगी, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया हर जगह पर स्प्रेड हुई। सो दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो वर्ल्ड में बहुत अलग अलग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं एंड वो लोग बनाते हैं। सो आज के जो मटेरियल हम लोग बनाने जा रहे हैं इट्स ए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक मदरबोर्ड बना रही है, एक एग्जांपल। सो इस मटेरियल जो है वो मदरबोर्ड के हिसाब से जाएगी, तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम लोग डालेंगे मदरबोर्ड करके। सो इससे पहले मैंने आपको बताया था ओपन टेक्स्ट फील्ड, वहीं से हम लोगों की ये प्रोसेसर्स की बात आई। ओपन टेक्स्ट फील्ड का मतलब होता है कि यहां पर मैं लिख सकता हूं मदरबोर्ड, MOTHER, मदर बोर्ड H सीरीज। ठीक है, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं मदरबोर्ड H सीरीज। बट आप देखेंगे यूनिट ऑफ मेजर, बेस यूनिट ऑफ मेजर जो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर वैसे कुछ नहीं लिख सकते, या मटेरियल ग्रुप फील्ड में आप ऐसे कुछ नहीं लिख सकते। क्यों, ये फील्ड के बगल में आप एक दूसरी सिंबल दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्शन फील्ड। सिलेक्शन फील्ड इन द सेंस क्या है, इसमें जो वैल्यू पहले से एंटर्ड है उसी को ही आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड में कुछ चूज नहीं कर सकते। जैसे यूनिट ऑफ मेजर फॉर मदरबोर्ड, हम लोग सोच रहे हैं कि कितनी पीसेस खरीदेंगे,
या हो सकता है कितना ईच खरीदेंगे। उसके बियॉन्ड में आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं ओपी लिखना चाहते हैं, तो ये ओपी अलाउ नहीं करेगी। आपको बता दी कि ओपी भी अवेलेबल है इसलिए अलाउ कर दी। ठीक है, मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ केपी। केपी यहाँ पर जब लिखा, ये फील्ड इन द ब्लैंक्स है, मैं कुछ यहाँ पर डाल देता हूँ फील्ड अभी एक्सप्लेन करने से पहले। यहाँ पर देखिए लिख दिया कि केपी यूनिट ऑफ मेजर इज नॉट अवेलेबल। सो आपको क्या करनी है, स्पेसिफिक यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पर डालनी है। सो मैंने यहाँ पर डाल दिया पीसी पीसेस। तो फिर आप ये क्वेश्चन बोल सकते हैं या क्वेश्चन डाल सकते हैं, ये जो पीसेस कहां से लाए। यहाँ पर जैसे आप F4 करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं F4 या उस पर्टिकुलर पॉप बटन को जैसे क्लिक करेंगे, या बहुत सारे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर्स आपको मिलेंगे। इसको बोलते हैं बेस यूनिट ऑफ मेजर। आप जानते हैं बहुत अच्छे से बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या होती है। ओके, जिसमें आप तोलते हो सारा सामान को, जिस यूनिट ऑफ मेजर से आप खरीदते हो। बेस यूनिट ऑफ मेजर आगे जाके कहां यूज होती है, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। बेस यूनिट ऑफ मेजर एंड कन्वर्जन यूनिट, ये दो चीज होती है। बेस यूनिट ऑफ मेजर, कन्वर्जन यूनिट, इसकी रोल एसएपी में कहां पर है एंड कहां रिफ्लेक्ट करती है। दिस इज ए वाइटल इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड इस इंटरव्यू क्वेश्चन के माध्यम से क्या होती है, बहुत सारे सिलेक्शंस एंड रिजेक्शंस होती है। मैं आगे जाके भी बताने वाला हूं, दिल थाम के बैठिए, वहां तक आप अब हम लोग पहुंचे नहीं है। आते हैं पीसी। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पीसी यूज कर सकते हैं। मैं कुछ ही देर के लिए ना ये सारा चीज रिमूव कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि और एक चीज मेरे को ये बताने वाला है। आप देख सकते हैं ये तीनों फील्ड जो है ना, कुछ अलग तरीके का स्टार मार्क दी हुई है, स्ट्रिक मार्क जिसको बोलते हैं, रेड स्ट्रिक मार्क। ये रेड स्ट्रिक मार्क का मतलब क्या होती है, मैंडेटरी फील्ड है। मतलब जब तक आप इसको भरोगे नहीं ना, तब तक आप आगे नहीं जाओगे। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता, यहाँ पर आप क्रॉसर देख रहे हो, ऊपर में है। इस क्रॉसर को मैं नीचे ले जाता हूँ नेट वेट वाली फील्ड में। अब देख रहे हो नेट वेट वाली फील्ड में मेरा क्रॉसर आ रही है। अब ऊपर वाला मैंडेटरी फील्ड जो है ना, ये जो बेसिक डेटा डिस्क्रिप्शन फील्ड है ना, अभी ये क्या है, ब्लैंक है, करेक्ट। अब मैं ले गया यहाँ पर एंड प्रेस एंटर करता हूँ। जहां एंटर किया ना, सिस्टम इतना इंटेलेक्चुअल है, एसएपी सिस्टम इतना इंटेलेक्चुअल है, वो क्या करती है, पहला मैंडेटरी फील्ड के पास क्या कर दी, अपना क्रसर को ले गए। हाउएवर आपके पास दो और मैंडेटरी फील्ड भी है, जहां मैं कॉन्सिक्वेंसली क्या कर रहा हूं, आपकी क्रॉसर को स्विच ऑन कर रहा हूं। यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ मदरबोर्ड सीरीज का जो डिस्क्रिप्शन है डाल देते हैं। जो फ्रेशर्स है उनके लिए एक बहुत ही वाइटल चीज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो नॉर्मल फ्रेशर्स हैं या बिगिनर्स हैं, जो एसएपी में स्विच ऑन करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी स्विच ऑन कर चुके हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को काफी अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर मैंने भर दिया है डिस्क्रिप्शन में फील्ड, फिर भी ये फील्ड सब ग्रे आउट है। ये मेरे को ग्रे इन होने क्यों नहीं दे रहा है। जब तक ग्रे इन नहीं होगा तब हम क्या कर सकते हैं, ये फील्ड में डेटा नहीं डाल सकते। तो करनी क्या है, कुछ नहीं करनी है, प्रेस एंटर कर लीजिए। तो फिर आपकी क्या होती है कि ये फील्ड जो है एडिटेबल मोड पे आ जाती है, नॉन एडिटेबल के साथ। जैसे ही आप डेटा डाल दोगे ना, ये फील्ड क्या होगी, नॉन एडिटेबल हो जाएगी। इसका मतलब नहीं कि परमानेंटली नॉन एडिटेबल हो जाएगी। जैसे आपका प्राइमरी की सारा फिलअप हो जाएगी, प्राइमरी की इन द सेंस आपकी रिक्वायर्ड फील्ड, मैंने बोला प्राइमरी की टेबल लेवल पे होती है। सो ये जब भी कि मैंडेटरी फील्ड या रिक्वायर्ड फील्ड आप उसको बोलते हैं, ये फिलिप हो जाएगी उस तरीके से, ये क्या होगी कि जो ग्रे आउट है ग्रे इन हो जाएगी, एडिटेबल मोड पे आ जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं बेस यूनिट ऑफ मेजर पीसी डाल देते हैं। पीसी डालने के बाद अब आते हैं मटेरियल ग्रुप। ये मटेरियल ग्रुप क्या है, पहले ये समझ लीजिए। फील्ड बाय फील्ड आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत मेजर होती है एंड इसको जानना बहुत जरूरी होता है। मटेरियल ग्रुप का मतलब यही होता है कि आप किस सेक्शन में इस पर्टिकुलर मटेरियल को सेगमेंटाइज करना चाहते हैं। बहुत बड़ी वाली बात बोल दिया, समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ। किचन रूम में आप देखे होंगे, आप अपना घर का किचन रूम एक बार विजिट कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, या एक बार खुद घूमने के लिए चल जाइए। किचन रूम में आप देखेंगे मसाला पिट्टी जो है, बहुत सारे मसाले के डब्बे हैं, एक साइड पे रखा हुआ है, एक यूटेंसिल एक साइड पे रखा हुआ है, और दूसरे देखेंगे गैस स्टोव, इंडक्शन कुकर, आज इलेक्ट्रिक कुकर, ये सारा चीज एक जगह पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक ग्रुप डिफाइन कर दिया गया है कि किसको किस जगह पर हम सेगमेंटेड करेंगे, सो दैट उसको उस पर्टिकुलर जगह पर हम लोग स्टोर करेंगे आफ्टर प्रोक्यूरमेंट, या उस पर्टिकुलर डिवीजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी।
उसी तरीके से मदरबोर्ड सीरीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम इसको चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग के पास मदरबोर्ड का भी ऑप्शंस अवेलेबल है, बट सिंस हम लोग बताए हैं कि हम लोग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोसेस अभी रन करने जा रहे हैं हम लोगों के सर्वर में, हम लोग के लाइव सर्वर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिवीजन, क्रॉस डिवीजन ले लीजिए, डबल जीरो एंड यहाँ पर डेटा डाल दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, एंटर करिए। जहां एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि आप बेसिक डेटा 2 में चल गए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आप बेसिक डेटा 2 में आ गए, आप बेसिक डेटा 2 को जा नहीं सकते, या आप कैसे समझोगे कि बेसिक डेटा 2 में आए कि नेक्स्ट पर्टिकुलर व्यूज में आप चल गए। आपको लगे कि आप न्यू यूजर है, आपको समझ में नहीं आ रही है कि अरे मेरा अचानक डेटा गायब कहाँ हो गया और मेरे को दूसरा इंटरफेस कैसे मिल गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया मेरे से, कुछ नहीं है। आप यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हो एक डाउन आरो टाइप का दिख रही है, तो इसको क्लिक करिए। जहां क्लिक करेंगे आप दिख रहे, आपको दिख रही होगी कि आपने जो व्यूज सिलेक्ट कर रखी है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है एंड आप करेंटली किस व्यूज में है, आप बेसिक डेटा 2 व्यूज में है। क्या करिए, एक बार उसके बेसिक डेटा 1 के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जहां क्लिक करेंगे आप आ गए बेसिक डेटा 1 व्यू में। सिमिलरली डाउन एरो को सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं आप करेंटली किस सिचुएशन में है। ओके, आपको समझ में आ गई ये वाली चीज। अब आते हैं ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट आपको पता है कि आप कोई एक लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं ऑयल की। ठीक है, आप मस्टर्ड ऑयल जो है परचेज कर रखी है। मस्टर्ड ऑयल में क्या किया, आप 1 kg का मस्टर्ड ऑयल या 1 लीटर की मस्टर्ड ऑयल लिए, मगर उसमें नेट यूनिट ऑफ मेजर क्या है, नेट यूनिट ऑफ मेजर जो है आपकी लेट सपोज 0.090 ग्राम की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्रॉस यूनिट ऑफ मेजर एंड नेट यूनिट ऑफ मेजर को बाइफरगेट कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है, नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है एंटर मार के आगे बढ़नी है। जहां एंटर मार के हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप लोगों को और एक चीज मैं यहाँ बता दे रहा हूं। जो बेसिक डेटा 2 है ना, ये प्रेसाइसली यूज होती है दूसरा एक्टिविटी के लिए। क्या एक्टिविटी के लिए यूज होती है, यहाँ पर आप वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशन इज ए डिफरेंट मॉड्यूल, इवेंचुअली ये एडवांस मॉड्यूल भी है। ठीक है, सो जब कभी भी आप वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, उस जगह पर आपको ये चीज का बहुत जरूरत होती है। आप देख सकते हैं क्रॉस प्लांट सीएम यहाँ लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेबल मटेरियल वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए प्रिसाइसली यूज होती है। हम लोग वहां पर जा नहीं रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम डिस्कस करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रेस एंटर करते हैं। प्रेस एंटर करने के बाद हम लोग आए क्लासिफिकेशन में। कुछ इधर पहले मैंने आप लोगों को बताया था वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ इधर पहले सबसे बिगिनिंग टाइम में मैंने बताया था आप लोगों को मटेरियल क्लास, बैच क्लास, वेरिएंट क्लास, इसकी अलग-अलग एक्टिविटीज होती है। सो ये थोड़ी सी एडवांस वाली पार्ट होती है। हम लोग आपको बताएंगे जो बैच मैनेज्ड मटेरियल में कैसे क्लासेस यूज होती है एंड उसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशंस। अभी फिलहाल हम लोग मटेरियल क्लास के हिसाब से चलते हैं। मटेरियल क्लास की जो स्टैंडर्ड क्लास टाइप है 001 है, याद रखिएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन है। इवन बैच क्लास की जो स्टैंडर्ड क्लास टाइप है 023 है एंड वेरिएंट क्लास की जो स्टैंडर्ड क्लास टाइप है 300 है। ये तीनों चीज आप याद रखिएगा। बेसिकली मटेरियल क्लास एंड बैच क्लास की बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। हम लोग अभी क्या किए कि मटेरियल क्लास को चूज करके आगे बढ़ जा रहे हैं एंड प्रोसीड कर जा रहे हैं। क्लास कैसे बनानी है उसकी एक सेपरेट चैप्टर हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम लोग बेसिक लेवल पढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं परचेजिंग में। परचेजिंग में हम लोगों को क्या चाहिए, परचेजिंग में हम लोगों को परचेजिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालनी है। क्या परचेजिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालनी है, यहाँ पर परचेजिंग ग्रुप डालनी है। ओके, परचेजिंग ग्रुप इन द सेंस आप ये समझ लीजिए कि आप एक रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, आपकी एक ग्रुप है जो कि रॉ मटेरियल खरीदेगी। उसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में भी आपकी बहुत सारे सेगमेंट होती है। मतलब एक एक आयरन ओर होती है, एक मैंगनीज होती है, एक सल्फर होती है, एक फास्फोरस होती है। सबकी एक अलग-अलग डिवीजन है। आपकी बड़ी कंपनी है तो आप अलग-अलग डिवीजन यूज कर सकते हैं। आपकी छोटी कंपनी है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही ग्रुप यूज कर सकते हैं। सो मेटाफॉर कंसल्टिंग के लिए हम लोग चेक किए हैं कि जेडएमसी, ठीक है, जेडएमसी इज फॉर द आपके क्या होती है, परचेजिंग। इस परचेजिंग ग्रुप के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेस एंटर करेंगे। जहां प्रेस एंटर करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेवल को स्विच करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल जो है हम लोगों की फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट है। सो फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट में क्या डेटा डालनी है उसके बारे में अमल करते हैं। मगर इससे पहले शायद आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रही होगी कि आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारा फील्ड को छोड़ रखी है, उस फील्ड में डेटा नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहा हूं, क्या इसकी रीजन है। उसकी रीजन वेरी स्ट्रेट कट है। उसकी रीजन यही है क्योंकि ये जो मटेरियल है, सॉरी, ये जो फील्ड है
या ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट जेनेरिक टेम्पलेट है। जेनेरिक टेम्पलेट इन द सेंस क्या है, एसएपी हमेशा स्टैंडअलोन के हिसाब से चलती है एंड ये जो टेम्पलेट होती है, ये टेम्पलेट स्टैंडअलोन के हिसाब से क्यों चलती है? स्टैंडअलोन के हिसाब से इसीलिए चलती है क्योंकि ये पर्टिकुलर एसएपी वर्ल्ड वाइड एज अ एसएपी स्टैंडर्ड के हिसाब से रन होती है एंड ये पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड है, ये आपकी क्या होती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूज होती है। मतलब आप एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में देखते हैं मटेरियल मास्टर क्रिएशन प्रोसेस का जो प्रोसेस है, आप एक रिटेल इंडस्ट्रीज में भी देखते हैं सेम प्रोसेस है। उसी तरीके से एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी देखते हैं सेम प्रोसेसेस है। बैंकिंग इंडस्ट्री में देखते हैं, एजुकेशनल इंडस्ट्री में देखते हैं सेम प्रोसेसेस है। तो फिर एसएपी इसको समझती कैसे है? तो एसएपी क्या कर दी है कि ग्लोबल टेम्पलेट बना दी है, उसमें बहुत सारे फील्ड दे रखी है। आपकी इंडस्ट्री में जो फील्ड की जरूरत है आप उसी को फिलअप करिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपकी डेटा कैलकुलेट होगी। तो सीधी सीधी कॉन्सेप्ट यही है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो डेटा चाहिए थी, हम लोग उसी डेटा को यहाँ पर सिमुलेट कर रहे हैं एंड एंटर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टू डाटा, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको जीएसटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन या हम इंपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, तो इसको डाल दीजिएगा। हम लोग जाते हैं परचेज ऑर्डर टेक्स्ट में। परचेज ऑर्डर टेक्स्ट में क्या करनी है, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि मदरबोर्ड की क्वालिटी आपको डालनी है, QUALITY क्वालिटी आपको डालनी है। क्वालिटी मतलब ये गुड क्वालिटी है। देन इसकी जो टीडीएस है, टीडीसी है, टीडीएस है, वो सब चीजें। टीडीएस एक्चुअली वाटर के लिए यूज होती है, टीडीसी आप मदरबोर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, GP02 या स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन आप बोल सकते हो कि और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप डाल दीजिएगा, ऐसे नॉर्मल इंफॉर्मेशन सेक ऑफ एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद हम लोग जाएंगे MRP1। मैंने बताया था MRP1 जो है ये आपकी बहुत ही वाइटल वाली पार्ट होती है क्योंकि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोलैबोरेट होती है। आप देख सकते हैं MRP टाइप, ये MRP टाइप क्या है? MRP टाइप मतलब आप इसको MRP एनेबल एंड डिसेबलिंग करने का जो प्रिलिमिनरी फेज है वो MRP टाइप से होती है। MRP का मतलब क्या होती है? बहुत सारे लोगों को आप MRP के बारे में पूछोगे तो सीधा सीधा बोले इट्स अ रिटेल प्राइस मैन, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। एमआरपी का मतलब होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। आप कैसे प्लान करते हो, इस पर्टिकुलर मटेरियल आपकी जरूरत है तो उसको बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सो प्लानिंग आपकी एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्टैंडर्ड की दी रखी है, स्टैंडर्ड वैल्यू दी रखी है, जैसे कि एनडी। एनडी करते हैं तो नो प्लानिंग, आपको प्लानिंग जरूरत है नहीं। प्लानिंग में बहुत सारा जाती है, रॉ मटेरियल प्लानिंग, सीबीपी कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग, फिनिश्ड गुड प्लानिंग, बहुत सारा प्लानिंग जाती है। यहाँ पर हम लोगों की रॉ मटेरियल है तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल प्लानिंग जाएगी। सो रॉ मटेरियल प्लानिंग को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप फिर पीडी कर लीजिए। डीएक्टिवेट करना चाहते हैं मतलब आपको यूज नहीं करनी है स्पेसिफिक मटेरियल के लिए तो फिर आप एनडी कर दीजिए। इसी दौरान आपको और भी बहुत सारे प्लानिंग रिलेटेड एक्टिविटीज दिख जाएगी, एमआरपी रिलेटेड एक्टिविटीज दिख जाएगी। अब आते हैं क्या करते हैं, एमआरपी कंट्रोलर। एमआरपी कंट्रोलर का मतलब क्या होती है, जो ये एमआरपी यूज कर रहा है उसके लिए आप इस पर्टिकुलर कंट्रोलर को यूज करेंगे। ओके, जो ये एमआरपी यूज कर रहा है उसके लिए इस पर्टिकुलर कंट्रोलर को आप यूज करेंगे। सो यहाँ पर एमआरपी कंट्रोलर जो है, जो आदमी है वो है मिलर। हर मिलर को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं 00 के हिसाब से। लॉट साइज EX डाल देंगे यहाँ पर। EX का मतलब होता है लॉट इन लॉट ऑर्डर क्वांटिटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉट इन लॉट ऑर्डर क्वांटिटी, इसको डाल दिए एंड इसको फिर हम लोग क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट फेज में आते हैं। यहाँ पर बहुत सारा चीज और भी दिया हुआ है, जैसे मैक्सिमम लॉट साइज, फिक्स्ड लॉट साइज। आप अपना लॉट साइज को कैसे फिक्स करना चाहते हैं, मैक्सिमम कितनी रहेगी, मिनिमम लॉट कितनी रहेगी एंड आपकी फिक्स्ड लॉट कितनी रहेगी, ये सारा प्रोपोगेशन आप दे सकते हैं यहाँ पर एंड एंटर कर सकते हैं। कुछ रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है, सिस्टम को ऑथराइजेशन तो नहीं है, इसको बोलते हैं मेकर एंड चेकर प्रोस्पेक्ट के लिए यूज होती है। नाउ हम लोग यहाँ पर जाते हैं स्पेशल प्रोक्योरमेंट। सबसे पहले स्पेशल प्रोक्योरमेंट है हम लोग का, यहाँ अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है बट यहाँ थोड़ा सी मैं एलाबरेट कर दे रहा हूँ। स्पेशल प्रोक्योरमेंट लाइक कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट, स्टॉक ट्रांसफर प्रोक्योरमेंट, फैंटम असेंबली, ये बहुत अलग अलग तरीके का प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसके लिए यूज होती है। हम लोगों की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है, तो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट के लिए स्पेशल प्रोक्योरमेंट यूज नहीं करेंगे। अब आते हैं बैक क्लॉज। बैक क्लॉज की बहुत बड़ी कहानी होती है एंड बैक क्लॉज एक इंटरव्यू क्वेश्चन है खास करके MM एंड PP कंसल्टेंट के लिए। सो दोस्तों बैक क्लॉज का मतलब होता है क्लॉसिंग।
सुबह उठ के आप क्रॉस कर देते हो, राइट? ऑटोमेटिकली सारा चीज निकल जाता है, आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरीके से ये पर्टिकुलर मटेरियल की स्टॉक ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कंजम्पशन होने के लिए बैकफ्लोज को एक्टिव किया जाता है। कुछ नहीं है, एक्स कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग इसको डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको यूज नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन, एक बार ये मटेरियल प्रोड्यूस हो जाती है तो कौन सी स्टोरेज लोकेशन में स्टोर होगी, सो इसका इंफॉर्मेशन हम लोग को डाल दिए। एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट करते हैं तो कौन सी स्टोरेज लोकेशन में स्टोर होगी, ये भी हम लोग डाल देते हैं। सो दोनों 0004 डाल। जीआर प्रोसेसिंग टाइम, एक जीआर करने के लिए, गुड्स रिसीव करने के लिए कितना दिन लगेगी, 2 दिन 3 दिन, जितना भी दिन लगेगी इसको यहाँ पर डाल दीजिए। तो अपना इंडस्ट्री का सिमुलेशंस करके इसको डालना है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है। प्लान डिलीवरी टाइम, कितना दिन आप प्लानिंग में यूज करते हो, 1 डे इज एनफ फॉर अस। शेड्यूल मार्जिन की 000 यहाँ पर डाल देते हैं। अब आते हैं सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक इन द सेंस, आप बोलते हो कि नहीं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मेरा जो मटेरियल पिकअप करेगा वो रैंडमली पिकअप नहीं कर सकता है, या सारा मेरा इन्वेंटरी खाली नहीं कर सकता है, मेरा सेफ्टी स्टॉक में मेंटेन करके रखूंगा। लेट सपोज आप 10 टन के मटेरियल है, सॉरी आप 10 पीसेस की मदरबोर्ड आप खरीद रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि मेरा सेफ्टी स्टॉक कम से कम 3 या 5 होनी चाहिए, आप 5 डाल देते हो, तो 5 से नीचे आपको इन्वेंट्री में स्टॉक कभी दिखेगी ही नहीं। आपका इन्वेंट्री में हमेशा सेफ्टी स्टॉक जो है 5 होके रहेगी, 5 से नीचे आपको स्टॉक जाएगी नहीं। हाँ, 5 से नीचे जहां पर 5 हो गई एंड आपकी रिक्वायरमेंट पड़ी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिस्टम एक पीआर जनरेट कर देगी एंड तुरंत आपको कोटेशन फ्लोट करने के लिए बोल देगी। तो उसके तहत आप क्या कर सकते हो, आपकी डायरेक्ट वेंडर है तो परचेस ऑर्डर क्रिएट करके जीआरएन कर सकते हो एंड गुड्स रिसीव कर सकते हो। वो आगे का प्रोसेस है, मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसमें आप समझ जाओगे। नाउ मिनिमम सेफ्टी स्टॉक, आप बोलते हो कि नहीं, ऑल्दो 5 इज माय बेंचमार्क, 3 तक जाएगा तो चलेगा, 2 मोर में और रिलीज कर सकता हूं। तो इस तरीके से मिनिमम सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो। एंटर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्ट्रैटेजी ग्रुप है। एमआरपी 3 व्यू में स्ट्रैटेजी ग्रुप यूज होती है। ये स्ट्रैटेजी ग्रुप आप इधर मेक टू ऑर्डर और मेक टू स्टॉक आप यूज कर सकते हो। मेक टू ऑर्डर एंड मेक टू स्टॉक क्या होती है, मेक टू ऑर्डर मतलब आपको एक कस्टमर ने ऑर्डर दी रखी है, उसके बिहाफ ऑफ में आपको प्रोडक्शन करनी है एंड उसके बिहाफ ऑफ में आप मटेरियल सर्च कर रहे हो आपका इन्वेंटरी में कितनी है, जिसको मतलब आप रॉ मटेरियल बोल रहे हो। ओके, दूसरी चीज क्या होती है, मेक टू स्टॉक, आप रैंडमली प्रोडक्शन कर रहे हो, आप जानते हो कि आगे जाके आपकी मटेरियल बेचने वाली है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द मेक टू ऑर्डर एंड मेक टू स्टॉक प्रोसेस। कंजम्पशन मोड, आप डुअल कंजम्पशन मोड हमेशा कर दीजिए, फॉरवर्ड कंजम्पशन भी कर सकते हैं एंड बैकवर्ड कंजम्पशन कर सकते हैं। किसी दौरान आपकी कंजम्पशन नहीं होती है तो पीपी में ऑटो कंजम्पशन की एक प्रोग्राम अवेलेबल है, की कोड अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं एंड दैट इज एप्लीकेबल। अब आगे बढ़ते हैं, अवेलेबिलिटी चेक। यहाँ अवेलेबिलिटी चेक का मतलब होता है कि आप सिस्टम को बता रहे हो कि आपकी मटेरियल में स्टॉक है, तभी जाके आप इसको कंजम्पशन करने दोगे। आपकी मटेरियल में स्टॉक नहीं है तो आप कंजम्पशन करने नहीं दोगे। कुछ ही देर पहले मैंने यही चीज बताया था कि कंजम्पशन करने के लिए एक अलग ट्रिक कोड है एंड उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो काम बन जाएगी। अब अवेलेबिलिटी चेक में हम लोग क्या कर देते हैं, केपी कर देते हैं, नो अवेलेबिलिटी। सिस्टम में आप हो या ना हो स्टॉक, ये ले लेगा, बाद में हम लोग की प्रोग्राम जब स्टॉक अपलोड हो जाएगी तब क्या करेंगे हम लोग, या परचेज हम लोग कर लेंगे, इन्वेंटरी अपडेट हो जाएगी, हम लोग का ऑटो प्रोग्राम के हिसाब से ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, सो दैट हम लोग का प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन प्रोसेस को ये हम पर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इसको फिलअप करते हैं। आप देख सकते हैं कि एमआरपी 4 व्यू में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस अवेलेबल है, जैसे कि बीओएम एक्सप्लोजन, देन रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए पर्टिकुलर मेटल मास्टर क्या यूज होती है, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको कैप्चर कर सकते हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग व्यू। अकाउंटिंग व्यू की क्या काम, अकाउंटिंग व्यू की ये काम है कि आप वैल्यूएशन क्लास क्या मेंटेन करना चाहते हो, मतलब आप कैसे इवेलुएट करना चाहते हो अपना मटेरियल को। यहाँ पर जो हम लोग इवेलुएट करना चाह रहे हैं अपना मटेरियल को, तो इवेलुएट इन द सेंस मटेरियल का कॉस्टिंग, मटेरियल की प्रोसेसेस, मटेरियल की वैल्यूएशन पीरियड, ऑल दीज थिंग्स जो हम लोग इसको इवेलुएट करना चाहते हैं, वो हम लोग का 3000 के हिसाब से कर रहे हैं। एंड सेल्स ऑर्डर वैल्यूएशन क्लास वो भी हो गई हम लोगों की 3000। अब मूविंग एवरेज प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। मूविंग एवरेज प्राइस का मतलब होती है कि एक मटेरियल आपकी फ्लक्चुएट कितनी प्राइस तक हो सकती है। एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आप देख सकते हैं कि जब भी ठंडी का सीजन आती है तो जो आपकी कड़ है, कड़ दही जिसको बोलते हो, कड़ की प्राइस 1 रुपया घट जाती है। तो गर्मी के सीजन में ना अचानक कड़ की प्राइस 1 रुपया बढ़ जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल और भी दे रहा हूँ, जैसे एग्जामिनेशन की टाइम आती है ना, तो ब्लू कलर की पेन एंड ब्लैक कलर की पेन
कि प्राइस रिमेन एज इट इज रहती है, बट रेड कलर के पेन एंड ग्रीन कलर के पेन प्राइस 1-2 रुपया बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज प्राइस। सो यहाँ पर मूविंग एवरेज प्राइस मैंने 10 रख दिया है, स्टैंडर्ड एवरेज प्राइस मैंने बताया कि 1000 रुपीज। स्टैंडर्ड एवरेज प्राइस इन द सेंस मटेरियल की इतनी ही प्राइस है, एंड मूविंग एवरेज प्राइस मतलब थोड़ा बहुत डिफर होती है। ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसकी इंफॉर्मेशन देगी। नाउ चलते हैं कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक बेसिक सवाल हर किसी के दिमाग में आ सकती है कि इतनी जो इंफॉर्मेशन है हम लोग कैसे एमएम कंसल्टेंट डाल सकता है। सो बेशक एक एमएम कंसल्टेंट नहीं डाल सकता है इतना सारा इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसको इंडस्ट्री स्पेसिफिक पता नहीं रहती है। जब कभी यहाँ पर आती है फ्रेजेसेस, क्या फ्रेजेसेस, आपने इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फंक्शनल रेस्पेक्टिव फंक्शनल कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। रेस्पेक्टिव फंक्शनल कंसल्टेंट इन द सेंस आपकी मॉड्यूल आपकी मटेरियल मास्टर जितनी मॉड्यूल के साथ टचअप होती है उतनी पर्टिकुलर मॉड्यूल के साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, उतनी कंसल्टेंट के साथ बैठनी पड़ेगी, एंड वो सब कंसल्टेंट क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रिफिटिंग डेटा लेके आएंगे एंड आपको जब भी देंगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। दूसरा चीज, ये सपोर्ट प्रोजेक्ट होती है तो फिर क्या होता है, यूजर को इसके बारे में पता रहती है या एमडीएम टीम को इसके बारे में पता रहती है, तो लोग क्या करते हैं कि हूबहू एक मटेरियल सिस्टम से उठाते हैं एंड उसमें थोड़ा बहुत रेट्रोफिटिंग चेंज करके सिस्टम में मटेरियल मास्टर को क्रिएट करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि फ्रेश मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज द रीजन वी आर लर्निंग मेनी थिंग्स ओवर हियर। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट सेंटर का डेटा फिलअप करने का कोशिश करते हैं। प्रॉफिट सेंटर का डेटा जब भी फिलअप करने का कोशिश करते हैं, यहाँ मेंटेन कर दिए एनसी अंडरस्कोर 1000। अगेन ये डेटा कौन देगी, स्टिंग टीम देगी, एंड प्रेस एंटर करते हैं। जहां प्रेस एंटर करेंगे यहाँ एक बहुत ही टिपिकल इंफॉर्मेशन आने वाली है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप एंटर करिए, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाती है यू आर अबाउट टू एग्जिट। तो हम लोग क्या करते हैं, यू आर अबाउट टू एग्जिट, नहीं नहीं नहीं, नो कर देते हैं, नो या कैंसिल कर देते हैं, हम बस इतना ही मैसेज पढ़ लेते हैं। इस बीच में होता क्या है, आपकी जो डेटा है, जो मटेरियल मास्टर है, वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। ये बोल तो रहा है सही बात, यू आर अबाउट टू एग्जिट, आप एग्जिट होने जा रहे हो इसी सेशन से, बट नीचे और भी एक मैसेज दे रही है, डू यू वांट टू सेव योर डेटा फॉर दिस मटेरियल फर्स्ट, आप इस पर्टिकुलर डेटा को सेव करना चाहते हो तो हाँ आप यस करोगे। जहां यस करोगे ये मटेरियल मास्टर रजिस्टर्ड हो जाएगी डाउन लाइन में विथ ग्रीन सिग्नल। आप देख सकते हो अभी रजिस्टर्ड हो जाएगी विथ ग्रीन सिग्नल। जहां आपकी रजिस्टर्ड हो गई, यहां पर देखिए मटेरियल मास्टर क्रिएटेड, इसका मतलब ये कंफर्मेशन मैसेज आ गई। हम लोग क्या करेंगे, दो तीन तरीके से समझेंगे ये मटेरियल मास्टर रियली बनी है या नहीं बनी है। पिछले बार तो वैसे ही बफर्ड नंबर दिया था तो बना नहीं था, तो अभी क्या बनी है, चलो चेक करते हैं। MM03 में हम लोग जाएंगे, MM03, जहां MM03 में गए, इसको क्या किए हम लोग, एंटर किए एंड प्रेस एंटर किए। अभी इंफॉर्मेशन आ गई है, ऑल व्यूज यूज कर सकते हैं या बेसिक व्यूज यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतनी सारी मटेरियल, ये जो मटेरियल मास्टर है रजिस्टर्ड हो गई है, एंड कल के डेट में आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो फिर MM02 में जाने का है। MM02 में जाके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आपको ये एनेबलिंग हो जाएगी। अब ये आती है कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये मटेरियल मास्टर आपकी रजिस्टर्ड हुई है सिस्टम में। आप जाते हैं टेबल लेवल पे, टेबल लेवल जाने के लिए आपको ट्रांजैक्शन कोड की जरूरत पड़ती है, वो ट्रांजैक्शन कोड होती है AC12। आप जा सकते हैं AC16, AC16N, AC11, these are the different ट्रांजैक्शन कोड जिसके तहत आप डेटाबेस एंड डेटाबेस व्यूज को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं कुछ कुछ अलग अलग ट्रांजैक्शन कोड आप लोगों के सामने डाल रहा हूं, जो जो ट्रांजैक्शन कोड मैंने आप लोगों को बता रखी है अभी, एंड सेम ट्रांजैक्शन कोड को आप यूज कर सकते हैं। सो AC16N इज द लेटेस्ट ट्रांजैक्शन कोड, आप इसमें यूज करिएगा। मैं फैमिलियर हूँ AC12 में क्योंकि मैं रिग्रेसिवली यूज करता हूँ। अब AC16N में एक टेबल नेम डालनी है, MARA, इट इज अ स्टैंडर्ड टेबल। जब कभी भी मटेरियल क्रिएट होती है तो आपको मारा टेबल पे इस पर्टिकुलर मटेरियल दिखती है। अब मटेरियल की नंबर क्या है, मटेरियल की नंबर है ये, इसको आप क्या करिए, कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पर मटेरियल वाली फील्ड में डाल दीजिए। बहुत सारे सिलेक्शन वेरिएंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि आज का डेट चूज करके या आप अपना आईडी चूज करके कितनी मटेरियल क्रिएट हुई है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड मटेरियल मास्टर की बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। अब
ये मटेरियल तो हम लोग ने रॉ मटेरियल कर रखी है। मैंने आप लोगों को बताया था रॉ मटेरियल की टेक्निकल नेम क्या है, आरओएच है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आरओएच के हिसाब से दिखा रही है। यहाँ पर कहीं भी आपको रॉ मटेरियल करके नहीं लिखा रही है, क्योंकि ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। चलते हैं फंक्शनली हम लोग इसको जानने का कोशिश करते हैं कि क्या रियली आरओएच हम लोगों को कहीं दिखती है। ये आपकी मटेरियल है, आप एंटर करिए इसको। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो फिर हमको कहाँ मिलेगी। बेशक हम लोगों को मिलने का एक तरीका होती है। एसएपी में सारा चीज अवेलेबल है, बट आपको तरीका समझ में आना चाहिए। आई बटन दिख रही है, इसको इन्फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल बोलते हैं। क्लिक करिए, जहां क्लिक किए आपको आरओएच मिली। यहाँ पर आरओएच के बगल में रॉ मटेरियल मिली आपको यहाँ पर। एंड इंडस्ट्री सेक्टर जो एम है, टेक्निकल नेम है, अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई। कौन क्रिएट किया है, कितने इटरेशंस में चेंज हुआ है, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट और भी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताया था कमिटमेंट किया था, रिपोर्ट भी बताऊंगा। चलिए रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट क्या होती है, एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट दी गई है MM60, जिसमें की लिस्ट ऑफ मटेरियल आप देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ मटेरियल जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है, इसको बोलते हैं मटेरियल लिस्ट। आप इसको एग्जीक्यूट करिए, एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी सारा इंफॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगी। सो ये हो गई सारा कंसल्टेंट प्रोस्पेक्ट से एक मटेरियल मास्टर को क्रिएट करते हुए, कैसे आप मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हैं, कैसे सारा चीज को इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आते हैं हम लोग क्या करने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग चेक करेंगे वेंडर मास्टर। देखिए वेंडर मास्टर जो होती है ना, रजिस्टर्ड होती है बीपी के थ्रू, ओके, बिजनेस पार्टनर के थ्रू। बिजनेस पार्टनर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर इज ए सेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन कोड, जिसके तहत आप वेंडर मास्टर क्रिएट कर सकते हो, कस्टमर मास्टर क्रिएट कर सकते हो, आज बिजनेस पार्टनर भी क्रिएट कर सकते हो। उन लोगों के पास ऑलरेडी वेंडर मास्टर कैसे क्रिएट करनी है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेंडर मास्टर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को सजेस्ट कर दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो फॉलो कर लीजिएगा एंड उसी तरीके से वेंडर मास्टर आपको क्रिएट हो जाए, क्योंकि आप लोगों का टाइम मैं किल करना नहीं चाहता हूं। दैट इज माई एमिनेंस। चलिए दोस्तों, एक हम लोगों के पास अभी फिलहाल वेंडर मास्टर अवेलेबल है। अभी एक बात आती है कि वेंडर मास्टर हम लोग देखेंगे कैसे। वेंडर मास्टर देखने के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड है, अभी मैं एसी 12 में जा रहा हूं। आपकी जो ट्रांजैक्शन कोड है, सॉरी, आपकी जो ट्रांजैक्शन कोड है एसी 12 में आपको जानी है। उसके बाद आपको क्या करनी है, डेटाबेस टेबल में टेबल का नाम डालनी है, LFA1। सो LFA1 आप डालेंगे एंड डिस्प्ले में जाएंगे। उसके बाद क्या होना है, आप वेंडर मास्टर को डाल देंगे। वेंडर मास्टर को कहां डालेंगे, कंटेंट में जाइए एंड वहां पर जो वेंडर मास्टर का नाम है, मेटाफर कंसल्टिंग का वेंडर मास्टर का नाम है 9050। सो अननेसेसरी हम लोग बहुत वेंडर क्रिएट करना नहीं चाहते हैं, बट सो फार सो गुड, हम लोगों के सिस्टम में शायद 500-600 से ऊपर वेंडर अभी होगी। ओके माय गॉड, 2294 वेंडर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। सो बहुत सारे वेंडर हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोग और रजिस्टर करना नहीं चाहते हैं। सो 9050 वेंडर आपको क्या कर सकते हैं, आप इधर से देख सकते हैं। आगे जाके मैं और बहुत सारा चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं असाइनमेंट। पहला असाइनमेंट क्या होती है, सोर्स लिस्ट। हम लोग थोड़ा यहाँ पर आपको दिखाते हैं। पहला असाइनमेंट जो यहाँ पर होती है, ये है सोर्स लिस्ट। ये सोर्स लिस्ट है क्या, सोर्स लिस्ट इज ए असाइनमेंट बिटवीन मटेरियल टू वेंडर इरेस्पेक्टिव टू द प्लांट। ठीक है, ये जो सोर्स लिस्ट होती है ना, ये असाइनमेंट होती है मटेरियल एंड वेंडर, मतलब इस पर्टिकुलर वेंडर से खरीदा जाएगा कौन से प्लांट के लिए। इसकी जो असाइनमेंट होती है वो सोर्स लिस्ट होती है। उसे मुनाफा क्या होती है, उसे मुनाफा हुई होती है कि सिस्टम को आसानी से पता चल जाती है। एंड सिस्टम में लेट सपोज आप उस मटेरियल को उस पर्टिकुलर वेंडर से जब खरीद रहे हैं, दूसरे प्लांट डाल रहे हैं, तो सिस्टम बोल देती है आप कुछ गड़बड़ करने जा रहे हो, ये इंफॉर्मेशन दे देती है आप। चलिए सिस्टम का मेकर एंड चेकर को और स्टेबलाइज करने के लिए ये असाइनमेंट को कर लेते हैं। ME01, यहाँ पर और एक चीज होती है जो कि मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं, दिल थाम के बैठिए। ME01 इज असाइनमेंट, राइट। इस असाइनमेंट जब आप करेंगे ना, तभी सिस्टम क्या इंफॉर्मेशन देती है, वो एक वाइटल क्वेश्चन है सबके लिए। सो इस क्वेश्चन को अमल करने के लिए सबसे पहले इसको पहले पढ़ लेते हैं कि ये कैसे होती है। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल नंबर यहाँ पर डाल देंगे एंड प्लांट कोड 9050 डाल देंगे। डालने के बाद एंटर कर देते हैं। वैलिड फ्रॉम, कब से ये वैलिड है, सो हम लोग डाल देते हैं कि आज से ये वैलिड है। कब तक वैलिड रहेगी, आप एक दिन कर सकते हैं, आज का दिन कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं, एक महीना कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं, या एक साल कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ एक साल डाल दिया है। वेंडर क्या है आपकी 9050, 9050 आप डाल दीजिए। एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है 9050।
ओके, इतना करने के बाद आप क्या करिए, चेक पे जाइए। आप यहाँ देख सकते हैं चेक का फैसिलिटी अवेलेबल है, आप एक बार चेक कर लीजिए। सो यहाँ पर बता रही है कि ऑल सोर्स लिस्ट रिकॉर्ड्स आर ओके। इसका मतलब क्या है कि ये जो सोर्स लिस्ट है ना, ये अभी सही सलामत है। एंड आप क्या करिए, इसको आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। जहां सेव करेंगे आप क्या देखिए, मैसेज क्या है, सोर्स लिस्ट चेंज, क्या नंबर दी, इंटरव्यू क्वेश्चन है। जब भी आप सोर्स लिस्ट क्रिएट करते हैं तो सिस्टम क्या मैसेज देती है, पहला। दूसरी चीज, दूसरी क्वेश्चन आती है, जब भी आप सोर्स लिस्ट क्रिएट करते हैं तभी सिस्टम में कौन सी नंबर जनरेट होती है, इंटरनल नंबर या एक्सटर्नल नंबर। ठीक है। सो दोस्तों, आपको समझ में आ गई है, सोर्स लिस्ट इज असाइनमेंट बिटवीन द टू डिफरेंट पार्टीज। ठीक है ना, इसके और उसके बीच में असाइनमेंट होती है। सो ये असाइनमेंट में आपकी कोई नंबर जनरेट होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। नाउ हम लोग जाएंगे इन्फो रिकॉर्ड में। इन्फो रिकॉर्ड भी असाइनमेंट है, ME11। सो ME11 क्या होती है, जिसके तहत आप परचेज इन्फो रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। आपको चाहिए वेंडर कोड, आपका वेंडर कोड है 9050, मटेरियल नंबर आप डाल दिए, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल दिए 9050 एंड इन्फो रिकॉर्ड। आपको एक कॉमन क्वेश्चन आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स लिस्ट एंड इन्फो रिकॉर्ड। सो सोर्स लिस्ट का मतलब होता है, इट इज ए वेल असाइनमेंट बिटवीन मटेरियल एंड वेंडर इरेस्पेक्टिव टू द प्लांट। ओके, ऑल्दो परचेज ऑर्गेनाइजेशन आप यूज करते हैं, बट इन्फो रिकॉर्ड इज प्रिसाइसली इट इज ए असाइनमेंट बिटवीन मटेरियल एंड वेंडर इरेस्पेक्टिव टू द प्लांट एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। And definitely purchase info record facilitated for other procurement policy like standard procurement, जिसको हम लोग बोलते हैं direct procurement, subcontracting process, pipeline एंड consignment process। ये बहुत सारे प्रोसेसेस अवेलेबल है जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज कर सकते हो। नाउ जब भी आप एंटर कर दोगे यहाँ, हम आप और एक फावलस चीज दिखाने वाले हैं जो कि मेजरेबल पॉइंट है। आप हमेशा इस चीज को बोलिएगा इंटरव्यूअर के सामने, तो फिर आपको कोई भी इंटरव्यू में डिसलेक्ट कर ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं। जब कभी भी कोई आपको पूछता है ना, सोर्स लिस्ट एंड इन्फो रिकॉर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है, ये तो मैंने आपको कुछ बुकिश चीज एंड कुछ रेगुलर चीज बता दिया। यूनिक चीज के ऊपर बताइए, सो दैट कि बहुत कम आदमी को पता है। वो चीज मैं आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम लोग जाते हैं, रिमाइंडर सेट करते हैं। रिमाइंडर 3 डेज, 5 डेज एंड 7 डेज। आप लोगों को पता है रिमाइंडर क्यों दिया जाता है? जब आप कोई काम ढंग से नहीं करते हो या टाइमली नहीं करते हो, तभी जाके आपको रिमाइंडर देना पड़ता है। तो यहाँ पर ढंग का या टाइमली क्या चीज होती है, जब भी परचेज ऑर्डर रिलीज हो जाती है, उसके बाद मान लो मटेरियल डिलीवरी नहीं होती है, तो पहला 3 दिन के अंदर क्या होती है कि सबसे पहला रिमाइंडर ऑटोमेटिकली सिस्टम की तरफ से जाती है उस पर्टिकुलर वेंडर को। फिर 5 डेज के बाद, फिर 7 डेज के बाद, 7 डेज के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि उस वेंडर का पीओ जो है रिलीज किया गया है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। ओके, कि पीओ को शॉर्ट क्लोज कर दिया जाए, पीओ को ब्लॉक कर दिया जाए, वेंडर को ब्लॉक कर दिया जाए, एक्स वाई जेड डिसीजंस कंपनी अपना प्रोसेस के हिसाब से लेती है। अब सर्टिफिकेट टाइप, आप यहाँ पर वेंडर को किस कैटेगरीज में डालना चाहते हो, उसके पास क्या सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट, बीएसओ सर्टिफिकेट, एक्स वाई जेड सर्टिफिकेट, एंड उस सर्टिफिकेट का नंबर एंड वैलिडिटी डेट आप मेंटेन कर लीजिएगा। जैसे नॉर्मली IQMS सर्टिफिकेट होती है 9001 एंड 2015 13 होती है, तो आप वो सब सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं प्रेजेंट का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आप कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं वो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेंडर, इसी असाइनमेंट के माध्यम से। सो हम लोग बोल दिए कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 100। मिनिमम क्वांटिटी, कितनी मिनिमम क्वांटिटी आप इसमें मेंटेन करते हैं। यहाँ पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन आती है। क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आती है? ये इंटरव्यू क्वेश्चन आती है कि जब हम लोग परचेज इन्फो रिकॉर्ड में एक मिनिमम क्वांटिटी डाले हुए हैं एंड परचेज ऑर्डर में उस पर्टिकुलर क्वांटिटी एक्सीड हो जा रही है, तो उस जगह पर सिस्टम क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। तो सिस्टम आपको कुछ अलग तरीके का इंफॉर्मेशन देगी। वो जो भी इंफॉर्मेशन देगी आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं। आप दिल थाम के बैठिए। दो चीज मैंने आपको बताया, आपको सोर्स लिस्ट एंड परचेज इन्फो रिकॉर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, यूनिक डिफरेंस है, वो मैं बताने वाला हूं, जिससे कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो सके। दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी से आपकी क्वांटिटी डेफिशिएट होती है, मतलब प्लस होती है या लोअर होती है, देन आपकी क्या होती है, सिस्टम मैसेज इन परचेज ऑर्डर में। अब आते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी। लेट्स सपोज हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी 1000 रखे, उसी तरीके से मैक्सिमम क्वांटिटी से आपकी क्वांटिटी एक्सीड होती है, तो फिर एसएपी सिस्टम
क्या मैसेज देती है उसके बारे में भी समझेंगे। नेट प्राइस 1000 रुपीज हम लोग डाल दिए। टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको डालनी है तो टैक्स कोड के जगह पर आप 0 डाल दीजिएगा ताकि जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ करके हम लोग आगे प्रोसीड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। एंड आपकी जो परचेज ऑर्डर टेक्स्ट मटेरियल मास्टर में आप मेंटेन किए थे, आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिकली फ्लो हो रही है। आपके पास जब भी इंफॉर्मेशन की नोट डालनी है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। परचेज इन्फो रिकॉर्ड की कुछ नोट डालनी है तो आप यहाँ नोट डाल सकते हैं। आपके पास परचेज मटेरियल मास्टर में, परचेज इन्फो रिकॉर्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है टेक्स्ट में, तो फिर यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। प्रेस एंटर करते हैं एंड सेव करते हैं। जहां सेव करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ एक नंबर जनरेट हुई, तो इसका मतलब है कि although purchase info record is assignment between material vendor irrespective to the plant and purchase organization, जैसे सोर्स लिस्ट एक असाइनमेंट है, बट परचेज इन्फो रिकॉर्ड में आपकी नंबर जनरेट होती है। हाउएवर आपकी सोर्स लिस्ट में नंबर जनरेट होती ही नहीं है। चलिए परचेज इन्फो रिकॉर्ड को सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं। परचेज इन्फो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने की क्या ट्रांजैक्शन कोड है, ME13 है, क्योंकि ME11 क्रिएट, ME12 आपकी चेंज एंड ME13 फॉर डिस्प्ले। ये जो परचेज इन्फो रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, मेरे को टेबल लेवल पता है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास टेबल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे जा सकते हैं। उसकी जो प्रोसेस है आप देख लीजिए। उसका प्रोसेस कुछ इस तरीके का है, आप यहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल सेटिंग्स जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पर टेक्निकल इंफॉर्मेशन में। जहां पर टेक्निकल इंफॉर्मेशन में हम लोग गए तो यहाँ पर देख सकते हैं EINA टेबल जो है ये यूज हो रही है, एंड INFNR ये जो टेबल है यहाँ यूज हो रही है। सो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं एंड ये जो परचेज इन्फो रिकॉर्ड है, अभी उस परचेज इन्फो रिकॉर्ड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड उसी पर्टिकुलर टेबल में डाल देते हैं। डालने के बाद हम लोगों को समझ में आ जाएगी कि हाँ वो चीज अवेल है या नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो टेबल ऑलरेडी खुला हुआ है इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ एंड इसी जगह पर मैं डाल दे रहा हूँ वो वाला टेबल का नाम। ओके, सो AC12 में चल जा रहा हूँ। AC12 में मेरे पास उस टेबल का इंफॉर्मेशन है एंड इस पर्टिकुलर टेबल का इंफॉर्मेशन में मैं इसको डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर दिख नहीं रहा है उस टेबल। अभी मान लो कि फिर से आप भूल गए, एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे मैंने भूल गया है तो मैं क्या करूंगा, ME13 में चल गया, फिर से एंटर कर दिया। देखो मैंने दोबारा दिखा रहा हूँ, एंटर कर दिया ME13 में। डिस्प्ले परचेज इन्फो रिकॉर्ड वेंडर है, ओके ये ऑलरेडी खुला हुआ है कहीं। सो उसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, कहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुली हुई है। तो एक बार खुली हुई है तो दोबारा खुलने के लिए देगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, टेक्निकल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, जैसे मैंने गया एंड यहाँ पर इस डबल क्लिक कर दिया टेबल के ऊपर, टेक्निकल सेटिंग्स में चल गया एंड यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया। सो यहाँ पर मेरे को डिटेल इंफॉर्मेशन गई, ये मटेरियल है, ये वेंडर है, इसकी असाइनमेंट है, तो ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड हम लोगों की क्रिएट हो चुकी है। चलिए दोस्तों, आज का जो फोरम है, पहला पार्ट जो होती है ना, पहला पार्ट हम लोग मास्टर डेटा के ऊपर कवर किए एंड इसी मास्टर डेटा को लेके नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जाएंगे नॉन बैच मैनेज्ड प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। सो नॉन बैच मैनेज्ड प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी को जैसे आगे बढ़ाएंगे, उस जगह पर हम लोग और भी बहुत सारा चीज डिस्कस करेंगे, बिजनेस प्रोसेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बिहाफ ऑफ में रखते हुए हम लोगों ने ये मास्टर डेटा बना दी है। ये चारों मास्टर डेटा हम लोग अभी बना दिए हैं, हम लोग का सिस्टम में ये चारों मास्टर डेटा अवेलेबल है। हम लोग समझ लिए बिजनेस प्रोसेस क्या है, हम लोग क्या क्या चीज अभी समझे, हम लोग समझे कि बिजनेस प्रोसेस क्या है, हम लोग ये भी समझे एसएपी ट्रांजैक्शंस क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या समझे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग देखे टेबल्स क्या यूज कर रहे हैं एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या यूज कर रहे हैं। इतना सारा चीज मास्टर डेटा प्रोस्पेक्ट से हम लोग चेक कर चुके हैं। ट्रांजैक्शनल डेटा प्रोस्पेक्ट से जो हम लोगों का डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके प्रोसेस करने वाले हैं। दिल थाम के बैठिए, उसके बाद हम लोग ये सारा चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, सो इसको जो डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट है हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में लेके आने वाले हैं एंड उसी पार्ट 2 के लिए आप इंतजार करिए एंड हम लोगों की कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए जो आपको ना समझ में आए, या आपको समझ में आती है, या आपको लगती है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए वैल्यू एडेड है, आप लोग का दोस्त लोग के लिए वैल्यू एडेड है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, में हम रखते हैं एंड पार्ट 2 बहुत जल्दी रिलीज करके आप लोगों को
बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर फोरम एंड लर्निंग दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट।